हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉपर्स कॉपी के तहत आंसर राइटिंग सीरीज को। और उसमें आज हम देखेंगे रैंक 35 हासिल करने वाले अभय, जो कि डेप्यूटी जेलर हैं, उनकी कॉपी को हम एवेलुएट करेंगे, अच्छे से देखेंगे मॉडल आंसर उन्होंने कैसे कैसे आंसर लिखे। तो ये दृष्टि आईएएस की कोचिंग कॉपी है और उसी में उन्होंने टेस्ट अपना दिया था। ठीक है, तो इसमें हम आज की इस वीडियो में कुल 6 प्रश्न डिस्कस करेंगे और 6 प्रश्नों के आंसर देखेंगे जो कि उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको पता है हमने आपको ऑलरेडी कम से कम 20 वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं टॉपर्स कॉपी के, मेंस आंसर राइटिंग के, मॉडल आंसर के, जो कि यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन सब की प्लेलिस्ट जो है वो बना दी गई है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा करके आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। अलग अलग टॉपर्स की कॉपियाँ मैंने पढ़ाई हैं, GS 1 से लेकर के 4 तक आपको। ठीक है, और उसके अलावा मैंने आपको लगभग 15 से लगभग 16 टॉपर्स की जो टेस्ट की कॉपियाँ होती हैं वो सभी अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी हैं। तो जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं करी है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर टेलीग्राम पे जाकर के फाइल सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे सारे टॉपर्स की कॉपियाँ पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, इसमें जो आज की वीडियो में जो प्रश्न लिए गए हैं, जो इन्होंने इनकी कॉपी से अभय डेप्यूटी जेलर जो कि हैं, इनको जो लिया गया है वो GS 1 के प्रश्न लिए गए हैं। तो उसमें कुछ हिस्ट्री के प्रश्न हैं और कुछ ज्योग्राफी के प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम क्या था तथा समकालीन राष्ट्रीय नेतृत्व ने किस प्रकार इस पर प्रतिक्रिया दी। ठीक है, तो ये आपको बताना है, अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम क्या था और समकालीन राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस पर किस प्रकार प्रतिक्रिया दी। ये आपके 8 नंबर वाला क्वेश्चन, आपको पता है ये आता है आपका 125 शब्दों का। तो आपको पता है जो 20 क्वेश्चन होते हैं उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं 8 नंबर वाले 125 शब्द में, और 10 क्वेश्चन होते हैं 200 शब्दों वाले 12 नंबर के। ठीक है, अब इसमें इन्होंने इंट्रो कैसे लिखा है वो देखते हैं। इसमें थोड़ा सा बड़ा इन्होंने कर दिया है, खैर हम देखते हैं इनका आंसर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में क्रांतिकारी घटनाओं में तीव्र वृद्धि हुई थी, जिसके कारण अंग्रेजों की भारत में स्थिति कुछ कमज़ोर हो रही थी। भारत में अपनी मजबूती को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वे क्रांतिकारी गतिविधियों में तथा लोगों में बढ़ रही राष्ट्रवाद की भावना का दमन करें। तो इन्होंने ये इतना लिख करके शानदार तरीके से आपको बता दिया कि ये जो एक्ट आया था वो क्यों आया था। ठीक है, ये वही वाला बात है, ये जो अधिनियम है अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, ये उसी रॉलेट एक्ट को कहते हैं। मतलब इसको अगर पूरा फुल फॉर्म निकालेंगे तो इस एक्ट को यही नाम दिया गया था। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया कि ये एक्ट क्यों लाई, क्यों अंग्रेज सरकार ये एक्ट लेकर के आई। अब अगला पार्ट देखते हैं। इन्होंने लिखा कि अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में समिति बनी थी, इसी कारण इसको रॉलेट एक्ट हम बोलते थे। ठीक है, का गठन किया था और इसी समिति के सुझाव पर 1919 में अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम पारित किया गया। इसे रॉलेट एक्ट भी कहा गया। इस एक्ट के अनुसार, अब इस एक्ट के अनुसार क्या था, ब्रिटिश सरकार को यह शक्ति प्राप्त हो गई कि वह किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर जेल में डाल सकती है तथा इसके विरुद्ध ना तो कोई दलील और ना ही वकील किया जा सकता है। तो इसको बिना दलील और बिना वकील कानून भी कहा गया था। तो ये सब जो आपके प्रीलिम्स में फैक्ट पूछे जाते हैं। इस एक्ट की भारत में तीव्र प्रतिक्रिया हुई क्योंकि इस समय भारतीय ब्रिटिश सरकार से किसी सुधार की उम्मीद कर रहे थे। पूरे भारत में इसके विरुद्ध हड़ताल प्रदर्शन किया गया। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा स्थापना की और 6 अप्रैल को देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। फलतः गांधी जी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। तो इन्होंने इस पूरे एक्ट की क्या क्या प्रतिक्रिया हुई देश भर में उसको भी बताया। अब लास्ट में इंट्रो कर दिया गया कि भारतीयों को इस कानून को काला कानून, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने इंट्रो को अपने समाप्त कर दिया इस प्रश्न को। अब अगला क्वेश्चन हमारा है ज्योग्राफी का। इसमें है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को समझाइए, भारतीय उपमहाद्वीप के निर्माण में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए 125 शब्दों में। तो अब इन्होंने ये देखिए बहुत शानदार इंट्रो दिया बहुत कम शब्दों में। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागर के विवरण, भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेटों के संचालन आदि की समुचित व्याख्या करने से संबंधित है। तो इन्होंने ये बता दिया कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किससे संबंधित है। हालांकि आप इसमें एक और जोड़ सकते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया था उसके बारे में भी लिख सकते हैं, और कब दिया था वो अगर ब्रैकेट में लिख देंगे तो और अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। अब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के 3 अलग अलग सिद्धांतों का समुच्चय है। तो जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो 3 अलग अलग सिद्धांतों का समुच्चय, वो कौन कौन से हैं, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, भूचुंबकत्व का अध्ययन और सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत। तो ये तीनों का अलग अलग ये समुच्चय है। ठीक है, अब हम इन तीनों की अगर बात करें तो इन तीनों सिद्धांतों को मिलाकर 1967 में
मैकेंजी, मॉर्गल एवं पार्कर ने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी 7 बड़ी एवं कई अन्य छोटी प्लेटों में विभाजित है, जिसके अपसारी, संरक्षी एवं अभिसारी संचलन के कारण ही विभिन्न महाद्वीपों, महासागरों, स्थलाकृतियों आदि का निर्माण हुआ है। तो उन्होंने ये इसके बारे में डिटेल बता दी। अगला फिर लिखा कि भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण अभिसारी प्लेट के संचलन के फलस्वरूप हुआ, क्योंकि उसमें आपको बताना था कि भारतीय उपमहाद्वीप कैसे बना। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप का जो निर्माण है वो अभिसारी प्लेट के संचलन के परिणाम स्वरूप हुआ, जिसमें 2 महाद्वीपीय प्लेटें यूरेशियन प्लेट एवं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की टक्कर हुई थी तथा दोनों में से किसी भी प्लेट का क्षेपण नहीं हुआ था। इसके टक्कर से दोनों प्लेटों के बीच उपस्थित 33 सागर के अवसादों में वलन पड़ने से विशाल हिमालय का निर्माण हुआ, जो एक वलित पर्वत है। तो इन्होंने एक पैराग्राफ में आपको समझा दिया कि भारतीय उपमहाद्वीप कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, फिर इन्होंने दिखाया कि प्लेटों के क्षेपण न होने के कारण उनका गलन नहीं हुआ। फलतः यहाँ भूकंप के साक्ष्य तो मिलते हैं, परंतु ज्वालामुखी क्रिया का कोई साक्ष्य दिखाई नहीं देता है। अब इन्होंने लास्ट में ये डायग्राम बना के अपने आंसर को ख़त्म किया है। ठीक है, जैसे ये यूरेशियन प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है और ये टकराई ऐसे, तो ये वलित पर्वत के रूप में हिमालय का निर्माण हुआ। क्षेपण नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएँ नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने अपने लास्ट में बना दिया। हालांकि ये जो है यहाँ पे इनको बीच में बनाना चाहिए था, फिर निष्कर्ष लिखना चाहिए था। तो ये तो खैर आपको पता ही है, टेस्ट कॉपी है, उन्होंने मतलब जब मॉक दे रहे होंगे मेंस लिख के आंसर राइटिंग से पहले तब लिखा होगा ये सब। ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर रैंक ऊपर आई है उनकी तो ऑब्वियसली उन्होंने मेन पेपर में बहुत अच्छा बनाया होगा। ये जो आंसर इनके लिखे हुए हैं आप देख पा रहे होंगे, ज़्यादातर इन्होंने पैराग्राफ वाइज आंसर लिखे हैं। आप क्या करिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा तो ज़्यादा। हालांकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें आपको अलग अलग बताना, तो आप पैराग्राफ वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, पर ज़्यादातर पॉइंट वाइज और ज़्यादातर मतलब फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह का यूज़ करिए। मैंने आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें मैंने जो आपको कराया है 4th रैंक जिनकी आई है। ठीक है, मैं नाम बोल रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी उनका फ़ोटो लगा रखा है, आप देखेंगे जाके 4th रैंक लिखा है। तो वो 4th रैंक वाली की कॉपी थे, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा डायग्राम और बहुत अच्छे से डायग्राम, फ्लो चार्ट सब बना रखा है। ठीक है, खैर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनकी कॉपी में जो हमारा अगला प्रश्न है वो है भूकंप शब्द को परिभाषित कीजिए, विश्व की प्रमुख भूकंप पेटियों की भी चर्चा करें। तो अब इन्होंने इंट्रो में देखिए भूकंप को समझाया है। ये बहुत अच्छा इंट्रो लिखा है, क्योंकि अगर आप 125 शब्द का आंसर लिख रहे हैं तो आपका इंट्रो 15 से 20 शब्दों में सिमट जाना चाहिए। ठीक है, तो अब इन्होंने इंट्रो क्या लिखा कि पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के कारण उत्पन्न तरंगे पृथ्वी सतह पर चारों दिशाओं में फैलकर जो कंपन उत्पन्न करती है उसे भूकंप कहा जाता है। कितनी बढ़िया परिभाषा इन्होंने लिख दी बहुत कम शब्दों में। अब आप लोग, मैंने आपको बार बार बताया है, जब मेरी मेंस की कॉपी, मेंस की आंसर राइटिंग कराई है, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको किसी भी टॉपर्स में अच्छा एग्जाम्पल मिल जाए, अच्छा कोई कहानी मिल जाए जिसे शुरुआत करी गई, जैसे ऐसे वगैरह मैंने कराया उसमें जो लिखा होता है, ठीक है, अच्छा कोई लाइन मिल जाए, कोटेशन मिल जाए, अच्छा कोई भी जो मेन टॉपिक है आपके सिलेबस का उसमें कोई अच्छी परिभाषा मिल जाए, उसको नोट डाउन करते चलिए। एक अपनी मेंस की कॉपी बनाइए उसमें, ताकि आप उसको एज इट इज़ लिखाएं। ये मत सोचिए कि उन्होंने लिख दिया मैं तो कुछ और लिखूंगा, है तो वही चीज़ है, पर अगर किसी ने अच्छे शब्दों में पिरो करके उसको कम शब्दों में बांध के लिख दिया है तो आप भी उसको लिख करके आइए। ठीक है, तभी इन कॉपियों को देखने का और टॉपर्स कॉपी का फ़ायदा मिलेगा। ऐसे थोड़ी कि आपने पढ़ लिया और एक बार बस वीडियो देख लिया, फिर खुद से कॉपी पढ़ ली और उसके बाद उसको भूल गए, फिर तो उनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये सब करिए आप लोग, मैं वीडियो में बताते चलता हूँ इसीलिए। अब अगला इन्होंने बॉडी पार्ट आया, बॉडी पार्ट पे ये आया और इन्होंने क्या लिखा कि जिस क्षेत्र से तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते। तो बताया इन्होंने भूकंप का फोकस क्या होता है, मूल क्या होता है, तथा जिस स्थान पर भूकंपी तरंगे सर्वप्रथम पहुंचती हैं उसे अधिकेंद्र कहा जाता है, एपिसेंटर जिसको बोलते हैं। पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां तरंगों का अभिलेखन नहीं होता है, उसे भूकंपी छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो छाया क्षेत्र कहते हैं। तो इन्होंने भूकंप के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे बता दी। अब वैश्विक स्तर पर भूकंप की पेटियाँ भी बतानी है। तो वैश्विक स्तर पर भूकंप की 3 पेटियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1 परिप्रशांत क्षेत्र, फिर मध्य अटलांटिक क्षेत्र और फिर मध्य महाद्वीपीय भूकंप पेटी। अब इन्होंने इसके बारे में बताया, जैसे विश्व के सर्वाधिक भूकंप जो हैं वो परिप्रशांत क्षेत्र में आते हैं। इसका विस्तार जो है वो प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर पाया जाता है। यहाँ भूकंप की उत्पत्ति महाद्वीपीय एवं महासागरीय तथा महासागरीय एवं महासागरीय प्लेटों के अभिसरण के कारण होती। तो इन्होंने बताया जो परिप्रशांत वाला क्षेत्र है, ठीक है, रिंग्स ऑफ फायर जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे जो महाद्वीपीय और महासागरीय जो क्या बोलते हैं अभिसरण होता है, प्लेटों का अभिसरण होता है, वो भी होता है और महासागरीय भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे
फिर अगला क्या क्या लिखा गया, हाँ इसके उदाहरण दिए गए जापान के भूकंप। तो जो जापान के भूकंप है इसी का उदाहरण, इसीलिए जापान में भूकंप आते हैं। किलाई जो द्वीप है अमेरिका का, यूएसए का, वहाँ पे भी इसी टाइप के मतलब इसी के उदाहरण है ये सारे। फिर अटलांटिक क्षेत्र में भूकंपों की जो उत्पत्ति है वो प्लेटों के विसरण के कारण होती है, जिसके कारण यहाँ ज्वालामुखी द्वीप एवं कटक का निर्माण होता है। तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, चाहे प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत हो, भूकंप हो, उसकी पेटियाँ हों, इसके बारे में इनका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत क्लियर है। एक एक चीज़ इन्होंने बहुत शानदार तरीके से लिखी। तो आप अपने आप जब भी प्लेट विवर्तनिकी, भूकंप ये सब पढ़ें तो उसको नोट डाउन करके अपने मेंस में पॉइंट वाइज आंसर अपनी कॉपी में लिख करके जरूर रखेंगे। ये सब सिलेबस के पार्ट हैं, यहाँ से सवाल भी बनते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने लिखा कि मध्य महाद्वीपीय पेटी का विस्तार इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अफ्रीका एवं मध्य एशिया तक पाया जाता है। हाल ही में तुर्की में आया भूकंप इसी पेटी से संबंधित है। तो इन्होंने जब ये आंसर लिखा था तो तुर्की में भूकंप आया था, ठीक है, 2023 में, उसका भी इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया। अब इन्होंने इन सभी को एक मैप पे दिखा दिया लास्ट में। तो आप देख पा रहे हो इन्होंने पहले वर्ल्ड का मैप बताया और ये बता दिया कि प्रशांत क्षेत्र की जो पेटी है इस एरिया में जो भूकंप आते हैं ये प्रशांत वाले क्षेत्र हो गए, मध्य अटलांटिक क्षेत्र वाले यहाँ हो गए, मध्य महाद्वीपीय पेटी वाले यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो ऐसे आप दिखा सकते हैं डायग्राम पे। इस चित्र को भी आप बना के रख लीजिए, जब भी इस टाइप की भूकंप पेटियों पे सवाल आए आप इसको बना के आ जाएं, ठीक है। अब आज के अगले सवाल पे चलते हैं, चक्रवात। ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी के बहुत शानदार क्वेश्चन इसमें हैं और उन्होंने बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बहुत अच्छे आंसर लिखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि चक्रवात क्या होते हैं। उष्ण कटिबंधीय एवं, ये क्या लिखा है, बहुष्ण, उपोष्ण होना चाहिए, उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बीच अंतर आपको बताना है, ठीक है। अब इन्होंने इंट्रो में चक्रवातों का एक परिभाषा लिख दी। क्या लिखा कि चक्रवात एक वायुमंडलीय विक्षोभ है जिनके केंद्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है, जिनमें इनमें हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। तो इन्होंने चक्रवात की परिभाषा लिख दी अपने इंट्रो में और मात्र ये मुश्किल से 20 से 25 शब्दों में इंट्रो लिख दिया। तो ऐसे ही इंट्रो आपको लिखना है, ठीक है। तो चक्रवात क्या है, एक वायुमंडलीय विक्षोभ है। जनरली लोग क्या लिखेंगे चक्रवात के बारे में, वो लिखेंगे चक्रवात निम्न वायुदाब में, वायुमंडल में घटने वाली निम्न वायुदाब से संबंधित घटना। ऐसा नहीं लिखना। अब इन्होंने कितना बढ़िया टर्म यूज किया कि चक्रवात एक वायुमंडलीय विक्षोभ है जिनके केंद्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है। अब इनमें हवाओं की दिशा बता दी कि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती। अब अक्षांशीय अवस्थिति के आधार पर चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। यद्यपि उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अनेक समानताएं पाई जाती हैं, परंतु इनमें कुछ मूलभूत अंतर भी पाए जाते हैं जो निम्न हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अंतर ही बताना है। तो देखो इन्होंने पहले भूमिका बांधी कि क्या क्या होते हैं, फिर उन्होंने अंतर पे आ गया और अंतर से अपनी पॉइंट्स की शुरुआत करी। नंबर 1 क्या है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण 10 से 30 डिग्री में होता है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है उसका निर्माण 35 से 60 डिग्री में होता है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय ये दोनों का डायग्राम बना दिया, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, ये डायग्राम आप देख लीजिएगा। इस डायग्राम को अच्छे से इन्होंने बना दिया, ठीक है। अब इन्होंने दोनों को दो भागों में बांट दिया। इधर चक्रवात है, इधर क्या है, एक सेकंड, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और इधर है उष्ण कटिबंधीय। अब इसमें क्या है, इसमें कपासी बादल का निर्माण होता है, इसमें कपासी एवं स्तरी दोनों बादल बनते हैं। ऊर्जा के आपूर्ति संघनन से प्राप्त उष्ण गुप्त ऊष्मा के द्वारा। तो जो ऊर्जा की आपूर्ति है वो संघनन से गुप्त ऊष्मा के द्वारा इसमें प्राप्त होती है। उसमें किसमें, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में। शीतोष्ण में ऊर्जा की प्राप्ति वाताग्र के द्वारा होती है। इसका निर्माण केवल जलीय सतह पर होता है। इसका निर्माण स्थल व जलीय सतह दोनों पर होता है। तापमान 27 डिग्री सेल्सियस इसमें होना ही चाहिए। वाताग्र का निर्माण इसमें आवश्यक है। इसमें आँख, अगली दीवार एवं पिछली दीवार दोनों पाए जाते हैं। इसमें उष्ण वायु क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र तथा उष्ण वाताग्र, शीतोष्ण दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। स्थल खंड से टकराने पर तीव्र वर्षा इसमें होती है। समदाब रेखा आसपास होती है, ठीक है। सामान्य वर्षा होती है तथा कई दिनों तक समदाब रेखा इसमें दूर दूर तक होती है। तो ये सारे अंतर हैं और बहुत आप देख पा रहे होंगे इनकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कितनी क्लियर है, क्योंकि आप खुद लिखने बैठेंगे तो इतने पॉइंट नहीं लिख पाएंगे। अब इन्होंने लास्ट में कंक्लूड कर दिया कि स्पष्ट है कि दोनों प्रकार के चक्रवातों के कुछ मूलभूत अंतर उन्हें विशिष्टता प्रदान करते हैं। तो ये बता दिया, ये जो मूलभूत अंतर है यही इन चक्रवातों की अपनी विशिष्टता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये भी हमारे GS1 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये अब आ गए हैं 12 नंबर वाले क्वेश्चन, यानी कि 200 शब्दों में इनके आंसर लिखना है। तो इसमें क्या हमारा क्वेश्चन है कि 21वीं सदी के भारत में तीव्र शहरीकरण प्राथमिकता है। शहरी विकास के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों के साथ साथ इनके महत्व एवं संबंधित चुनौतियों पर चर्चा करें। तो अब इन्होंने देखिए शहरीकरण के बारे में इंट्रो किया है और इन्होंने ग्रिफिथ टेलर की परिभाषा लिखी। तो ग्रिफिथ टेलर एक
मतलब समाजशास्त्री हुए हों, उन्होंने शहरीकरण पर एक परिभाषा दी। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करने के उद्देश्य से स्थानांतरित हो जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31% आबादी शहरों में निवास करती है। अब आप देखिए, क्या आप नॉर्मल इंट्रो लिख करके आइए और एक ये इंट्रो है, क्यों नहीं नंबर आपको मिलेगा। तो आपको अपनी मेंस की कॉपी में इसको नोट डाउन करना है। ग्रिफिथ टेलर नाम भी नोट कर लेना है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार ये परिभाषा लिखनी है कि शहरीकरण, एक आप नॉर्मल इस आप सेम परिभाषा को लिख के आइए और एक इन्होंने लिखा, इनके अनुसार लिख दिया, तो इनको आपको आपसे एक नंबर ज़्यादा ही मिलेगा। तो इसके इन सबसे इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब भी शहरीकरण पे क्वेश्चन आए तो ग्रिफिथ टेलर की ये परिभाषा आप लिख करके आए कि शहरीकरण वह है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरी क्षेत्रों में जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं निवास करने के उद्देश्य से, ठीक है। और फिर लास्ट इसी में इन्होंने 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो 31% आबादी है वो शहरों में निवास करती है, इसको भी दिखा दिया। अब शहरीकरण की विशेषताएं इन्होंने बताई। विशेषताएं क्या है कि जनसंख्या 5000 या इससे अधिक हो, निवास करने वाले लोग और गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, ठीक है। ये सब शहरीकरण की विशेषताएं हैं कि जनसंख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए, निवास करने वाले लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न होने चाहिए, पेयजल, आवास, स्वास्थ्य से संबंधित बेहतर सुविधाएं हों, शहरों में लोगों के संबंध अनौपचारिक होते हैं तथा परस्पर लाभ व हानि से प्रेरित होते हैं। तो ये आप सबको पता है, गांव में जो मेल जोल होता है वो शहरों में नहीं होता। अब शहरीकरण के कारण क्या हैं, ठीक है। तो शहरीकरण के कारकों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पुश फैक्टर नंबर 1 है और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है पुल फैक्टर। तो एक होता है पुश फैक्टर और एक पुल फैक्टर। आप इस टाइप से लिख करके आएंगे, क्यों नहीं नंबर मिलेगा, ठीक है। तो एक पुश फैक्टर है जिसके कारण बढ़ते हैं। तो पुश फैक्टर क्या है देखते हैं। पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। तो गाँव से जब शहरों की ओर लोग प्रेरित होते हैं, गाँव से जो धक्का दिया जाता है, इसका मतलब है गाँव से लोग क्यों प्रेरित होते हैं। और एक होता है पुल फैक्टर, यानी कि शहर गाँव के लोगों को अपनी तरफ क्यों खींचते हैं, ठीक है। तो पुश फैक्टर क्या है कि इसमें वे सभी गतिविधियाँ शामिल हैं जिनके कारण लोग विवश होकर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में जाते हैं, जैसे कि सड़क, बिजली, सिंचाई की सुविधा आदि की कमी, ये गाँव में कम होती है। कृषि का अलाभकारी होना जिसके कारण लोग अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण कृषि जोत के आकार में कमी हो जाती है। तो ये सारे पुश फैक्टर जिसके कारण लोग गाँव से शहरों की तरफ भागते हैं, ठीक है। तो कृषि जोत कमी है, जनसंख्या वृद्धि है तो फलता उत्पादन कम होता है। गाँव में आधारभूत संरचना की कमी के कारण उद्योग लगाने में असुविधा होती है। कृषि से संबंधित घरेलू एवं कुटीर उद्योग एवं अन्य उद्योगों के विनाश से लोगों का रोजगार छिन गया है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, जैसे आप इससे फ़ायदा कैसे उठाएंगे, आप इसको अपनी कॉपी में मेंस की एज इट इज़ नहीं लिखना है। अब जैसे शहरीकरण के कारण है तो आप क्या करिएगा, एक गोला बनाइए, शहरीकरण के कारण बीच में लिखिए और ऐसे कर करके ये सारे पॉइंट जो हैं इसको आप एक एक दो दो शब्दों में नोट करते जाइए और आपका एक पन्ने में कंप्लीट शहरीकरण टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और 2 लाइन में परिभाषा लिख दीजिए ग्रिफिथ टेलर के अनुसार। तो ऐसे करके आप इन कॉपियों का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और बाकी आप वीडियो से देखिए, बनाइए और उसके अलावा आप लोग, मैंने कॉपी ऑलरेडी डाल रखी है अपनी चैनल पे, आप सब जा करके डाउनलोड कर लें। मैंने 15-16 टॉपर्स की कॉपियाँ डाली हैं। अब पुल फैक्टर अगर देखें तो इसमें वे कारक शामिल हैं जिसमें कारण लोग शहर की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, अच्छे गुणवत्तापूर्ण स्कूल, उच्च शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, अधिक वेतन वाले रोजगार, उद्योग एवं व्यापार के साधन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत सुविधाएं। तो ये होते हैं पुल फैक्टर, ठीक है, जिसके कारण शहर लोगों को अपनी तरफ खींचता है। अब शहरों के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं। अब ये देखिए कितना बढ़िया इन्होंने डायग्राम बनाया। शहरों के समक्ष चुनौतियाँ और सरकारी प्रयास क्या क्या किए जा सकते हैं, ठीक है। तो शहरों के समझ क्या क्या चुनौतियाँ हैं। शहरों के आसपास मलिन बस्ती का विकास हो जाता है। जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो मलिन बस्तियाँ बन जाती हैं। आधारभूत संरचना पर अधिक दबाव बनता है। स्वास्थ्य व पेयजल संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। अमानवीयपूर्ण जीवन हो जाता है और असामाजिक तत्वों में वृद्धि हो जाती है। तो ये सारी चुनौतियाँ हैं। अब सरकार प्रयास क्या कर रही है कि स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च कर रही, स्मार्ट सिटी योजना लॉन्च कर रही, राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति लागू हो रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ये सारी सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। तो इनका ये आंसर हो गया और इन्होंने इसमें कंक्लूजन नहीं लिखा है, तो कंक्लूजन वे फॉरवर्ड करते हुए आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें अब हम देखते हैं हमारा ये आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, और ये हमारा छठा प्रश्न है। 5 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिया, 4 क्वेश्चन देखे हैं जो 120 शब्दों वाले, और एक क्वेश्चन जो लास्ट वाला देखा वो 200 शब्दों वाला। अब आज का अंतिम प्रश्न और छठा प्रश्न देखते हैं कि भारत में मंदिर स्थापत्य की विभिन्न शैलियाँ क्या हैं। ये 200 शब्दों में आपको लिखना है। तो इसका इंट्रो देखिए क्या लिखा कि 6ठी शताब्दी के बाद से भारत में मंदिर स्थापत्य की शैली में उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में अंतर देखने को मिलता है। तो इन्होंने ये बताया कि भारत में जो
मंदिर स्थापत्य है वो 6ठी शताब्दी के बाद से दोनों में अंतर हो गया, उत्तर और दक्षिण भारत में। भारत में मंदिर स्थापित की 3 शैलियाँ हैं, नागर, द्रविड़ और वेसर। इन्हीं को बारे में आपको बताना है, ये सब आपको पता भी होगा। अब इन्होंने क्या लिखा, सबसे पहले नागर शैली के बारे में। नागर शैली उत्तर भारत के मंदिरों की विशेषता है। इसे पाल, प्रतिहार, चौहान, सोलंकी आदि शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, तो अब इन्होंने नागर शैली उत्तर भारत में है और इन्होंने किन किन राजाओं के समय डेवलप हुई ये भी इन्होंने लिख दिया कि पाल, प्रतिहार, चौहान, सोलंकी। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं अब लिखी। इसका आधार जो है वो चतुर्भुजी है, शिखर वक्राकार है, रेखी है, वक्र रेखी है। मंदिर के मुख्य भाग में अंदर की तरफ गर्भगृह एवं बाहर मंडप होता है। तो ये इन्होंने लिख दी नागर शैली की कुछ विशेषताएं। अब नागर शैली के बारे में और कुछ लिखा कि शिखर के शीर्ष पर आमलक एवं कलश होते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत लिखनी जरूरी होती हैं, यहीं से नंबर मिलता है। अब इसके कुछ उदाहरण तो जरूर ही देने होते हैं। तो एग्जाम्पल्स में क्या रहेगा, जो कंदरिया महादेव का मंदिर है और लिंगराज का मंदिर है, ये इसी के उदाहरण है। आप लेटेस्ट में जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, उसका भी जिक्र कर सकते हैं, वो भी नागर शैली का मंदिर है। ठीक है, दक्षिण भारत की शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है। इसे चोल, पल्लव, चालुक्य शासकों ने संरक्षण प्रदान किया गया था। तो अब हम द्रविड़ शैली पे आएंगे। इसकी विशेषताएं अगर देखें तो आधार इसका षटकोणी है और अष्टभुजाकारी है। मंदिर के निचले भाग को क्रमशः अधिष्ठान एवं जगती कहा जाता है। तो ये सारी द्रविड़ शैली की विशेषताएं हैं। ठीक है, जगती के ऊपर गर्भगृह होता तथा बाहर विशाल मंडप होता है। शिखर के ऊपर गुंबदाकार स्तूपिका पाई जाती है। आप लोग क्या करिए, जैसे आप लिखिए नागर शैली, ठीक है, गोला बनाइए, इधर करके ऐसे करके 5-6 विशेषताएं लिख दिए, फिर द्रविड़ में कर लीजिए। ऐसे करके अपने पास नोट होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। अब अगर इसके एग्जाम्पल पे जाएँ तो द्रविड़ शैली का एग्जाम्पल है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। आप वो वाला भी लिख सकते हैं, मीनाक्षी टेम्पल जो मदुरई का है। ठीक है, मंदिर के मुख्य द्वार को गोपुरम कहते हैं इस द्रविड़ शैली में, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बेसर शैली की अगर बात करें तो बेसर शैली का निर्माण मध्य भारत में होता है। इसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश का जो तेली मंदिर है वो बेसर शैली का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इन्होंने इस वीडियो को एंड कर दिया। इन्होंने इसमें भी कंक्लूजन नहीं लिखा है। कंक्लूजन को आप मैं भी बताता हूँ। आप ये थोड़ा सा चित्र बनाएंगे, ये नागर शैली का, ये इसका है, क्या बोलते हैं, द्रविड़ का। ठीक है, और इन दोनों का मिक्सचर है, आपका हो जाएगा क्या, बेसर शैली। ठीक है, तो ये हो गया आपका नागर शैली, ये द्रविड़ शैली। इन्होंने इन सब चीज़ों को आप हालांकि थोड़ा और क्रिस्प और अच्छा थोड़ा मंदिर का वो तीनों शैली के जो मंदिर हैं इनका चित्र वगैरह का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और कंक्लूजन को आप मंदिर को जोड़ सकते हैं आधुनिक, मतलब जो आजकल मंदिर बन रहे हैं, और उससे जो थोड़ा सा वे फॉरवर्ड करते हुए कि कैसे हमारा पर्यटन वगैरह बूस्ट हो सकता है। तो हमेशा से पर्यटन बूस्ट और संस्कृति वगैरह का इससे जोड़ते हुए आप कंक्लूजन कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने 6 क्वेश्चन आज कर लिए कंप्लीट, और ये हमारे टॉपर्स की कॉपी थी। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपनी कॉपी में आप बहुत कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, वो भी बताएं। और हम आपको मेंस के लिए और क्या प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी आप बताएं। बाकी आपका रिज़ल्ट तो आपको पता ही आने वाला तो है, बहुत दिन से आ रहा है। बाकी अब उम्मीद है कि मतलब फरवरी भर में तो आ ही जाएगा। बाकी उम्मीद है कि 20 फरवरी तक आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में क्या ही लगाएं, सब यूट्यूब पे अपना लगा ही रहें, तुक्का बता ही रहें कब रिजल्ट आएगा, कैसे क्या। ठीक है, रिजल्ट आएगा तो हम उस मेंस के बारे में आपके लिए एक पूरी डेडिकेटेड सीरीज़ लेकर के आएंगे मेंस की प्रिपरेशन की। ठीक है, तब तक हम आपको टॉपर्स कॉपी ऐसे ही रोज़ के रोज़ प्रोवाइड कराते रहेंगे, 5-6 क्वेश्चन की एक पूरी सीरीज। ठीक है, आप लोग कमेंट ज़रूर करें हमारी ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।